हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। मेहनत कीजिए, लड़िए, जूझिए, और जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है, और जो नहीं लड़ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लड़ना सीखिए, हर परिस्थितियों में जूझना सीखिए। बहाने बनाने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लग जाइए और सफलता प्राप्त कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने 2 प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल लगा लिए थे। अब हम तीसरे सवाल पर पहुंचते हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि मैसेज कर देंगे सर हमको ये सवाल नहीं आया है, लेकिन आप लोगों से किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सवाल कोई भी सवाल अभी लगा नहीं पा रहे हैं। यदि आज के बाद अगर आपको सवाल समझ में आने लगा होगा तो कृपया मैसेज कर देंगे, ताकि हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करें जो आपके द्वारा नहीं लगाया गया। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है, क्या समुच्चय? समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 1। ठीक, ये समुच्चय दिया हुआ है। अब ये निश्चित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है कि नहीं है? यानी जैसे कल पूर्णांकों का समुच्चय था, बहुत बड़ा था, इसलिए वहां पर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक को देखने के लिए हमने अलग थ्योरी अपनाई थी। स्वतुल्य के लिए अलग थ्योरी, सममित के लिए अलग थ्योरी और संक्रमक के लिए अलग थ्योरी अपनाई थी। लेकिन जब समुच्चय क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है, मतलब सीमित हो जाता है, परिमित हो जाता है, 4-5 एलिमेंट है, जैसे इसमें क्या एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो हम इस सवाल को दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, तो मान लीजिए, अब मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये सवाल दिया हुआ है और R कह रहा है कि R बराबर A का मान सच दैट A बराबर B बराबर A प्लस 1। आइए हम सवाल को 2 तरीके से देखेंगे, ताकि आपके मन की जो शंका है, आपके मन की जो समस्या है वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम इसको सारणी विधि से हल करेंगे। तो कह रहा है कि A का संबंध B से तब होगा जब B बराबर किसके होगा, A प्लस 1। यानी A में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। और अब क्वेश्चन होता है कि A और B किसके होंगे, A और B समुच्चय के होंगे। यानी A का मान 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और B का मान भी 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो R बराबर लिखेंगे, अगर A का मान 1 रखेंगे, A का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। A का मान 1 रखे और B का मान 1 रखने पर 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 का मान 2 हो गया। क्लियर? बात सुना गया नहीं? क्लियर हो गया? तो ये हो गया 1 का मान 2। अब एक जगह पर कितना रखेंगे, 2। तो जब एक की जगह आप 2 रखोगे, एक की जगह पर क्या रख दिया, 2। तो जैसे ही एक की जगह पर 2 रखोगे, 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3। तो B बराबर हो जाएगा 3 हो गई। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? जी हाँ हो गई। चलिए अब B एक की जगह पर कितना रखोगे, 3 रखोगे। तो 3 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3 1 4 मिल जाएगा। फिर एक की जगह पर कितना रखोगे, 4 रखोगे। तो जब 4 रखोगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक जगह पर 5 रखोगे तो 5 1 6 हो जाएगा। अब फिर जब एक जगह पर 6 रखोगे तो 6 1 7, और 7 इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए वो नहीं लिखी। समझ आ कि नहीं? एक की वैल्यू 6 क्यों नहीं लिखे, कि जैसे A की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 धन 1 हो जाएगा, 6 धन 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और B की वैल्यू 7 आ जाएगी। जबकि B की वैल्यू भी 1 से लेकर 6 तक हो सकती है, और B की अधिकतम मान यहाँ पर 6 मिल चुका है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये हो गया संबंध। अब जब इस तरह से सारणी के रूप में हमको संबंध मिल जाता है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए मैं इस चीज को ज्यादा बताता हूं, ताकि आपके मन में जो भी संशय हो, शंका, वो दूर हो जाए। जब हम किसी चीज को थ्योरेटिकल बताते हैं तो उतना बेहतर आप जो है उतनी बेहतर कल्पना नहीं हो पाती। जब हम उस चीज को देख
ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता। तो यहां से आप देख रहे हैं कि सतुल्य के लिए क्या बताया गया, एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए, तीन का संबंध तीन से होना चाहिए, चार का संबंध चार से होना चाहिए, पांच का संबंध पांच से होना चाहिए, छह का संबंध छह से होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका सतुल्य संबंध नहीं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? इतनी बात सुना गई। फिर अब हम दूसरे सवाल समित की बात चर्चा करते हैं। यदि एक का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, एक का संबंध दो से है, क्या दो का संबंध एक से दिख रहा है यहाँ पर? जी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये समित संबंध भी नहीं है, ये समित संबंध भी नहीं है। फिर अब आप बात करेंगे किसके? संक्रमक के बारे में। तो देखिए एक का संबंध दो से, एक का संबंध बी से, और दो का संबंध तीन से, यानी बी का संबंध सी से। तो क्या एक का संबंध तीन से इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए संक्रमक संबंध नहीं है। तो ना ये सतुल्य है, ना ये सम्मित है, और ना ही ये संक्रमक है। ये हो गई किस विधि से? ये कैसे हमने बताया? इस सारणी से देख करके आप लिख सकते हैं, लिखेंगे आप, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक का संबंध दो से, एक का संबंध ना एक तो एक से है, ना दो से है, दो का संबंध दो से है, इसलिए क्या है? सतुल्य संबंध नहीं है। इस संबंध में एक का संबंध दो से है लेकिन दो का संबंध एक से नहीं है, इसलिए समित संबंध भी नहीं है। फिर लिखेंगे आप, क्योंकि एक का संबंध दो से है, दो का संबंध तीन से है, लेकिन एक का संबंध तीन से नहीं है, इसलिए संक्रमक संबंध भी नहीं है। लिख सकते हैं, लिख देंगे, क्योंकि एक गामा एक नहीं बिलोंग करता है आर को, इसलिए सतुल्य संबंध नहीं। सतुल्य संबंध नहीं। ठीक, ऐसे लिखना चाहिए थे। फिर लिखते कि एक का संबंध तो दो से है, वन कामा टू बिलोंग करता है, लेकिन दो कामा एक नहीं बिलोंग करता है। एक का संबंध तो दो से है लेकिन दो का संबंध एक से नहीं है, इसलिए समित संबंध भी नहीं। समित संबंध नहीं। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात हो गई। समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? संक्रमण के बारे में बात करना। तो लिखिए आप, क्योंकि एक का संबंध दो से है, एक गामा को बिलोंग करता है, दो का संबंध तीन से है, दो गामा तीन भी बिलोंग करता है, परंतु एक का संबंध तीन से नहीं है, परंतु एक गामा तीन डज नॉट बिलोंग टू आर, वन गामा थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये संक्रमक संबंध भी नहीं है। क्लियर? ये एक तरीका हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का। कितना आसान है, लेकिन इस तरीके का जो माइनस पॉइंट है कि इस तरीकों को हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब समुच्चय बड़े होंगे तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं चर्चा कर सकते। समुच्चय जब परिमित होता है तो हम इस पर आराम से चर्चा करते हैं। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे कलम में देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो समुच्चय दिया हुआ इस समुच्चय को आप मान लीजिए कि समुच्चय क्या है? एक। मान लिया जब समुच्चय क्या है? एक। अब इस सवाल को हम किससे हल करने जा रहे हैं? दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले सतुल्य संबंध। तो सतुल्य संबंध में माना एवरेज, यहां पर एक्स और वाई की बात होती है, एक्स को मानते हैं, यहां पर ए और बी की बात हो रही है, तो मान लेंगे कि माना ए बिलोंग करता है उस समुच्चय को, जिस समुच्चय के
बारे में बात हो रही है। किस समुच्चय के बारे में बात हो रही है? ए के बारे में। हमने मान लिया, माना ए बिलोंग करता है ए। और हमने क्या कहा था कि जब हम समुच्चय सतुल्य संबंध के बारे में बात करते हैं तो सतुल्य संबंध के बारे में बात करते समय हम क्या करेंगे, इसमें बी की जगह पर क्या रख देंगे? ए रख देंगे। और अगर वो बात सत्य साबित हो जाएगी तो सतुल्य संबंध होगा, अगर सत्य साबित नहीं होगी तो सतुल्य संबंध नहीं होगा। क्या बताया था? ए की जगह पर बी रखेंगे या बी की जगह पर ए रखेंगे। अगर एक्स और वाई में है तो एक्स की जगह पर वाई रखेंगे या वाई की जगह पर क्या रखेंगे? ट्रेन जा रही है, थोड़ा समझा। तो ये बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई कि सतुल्य में एक्स के स्थान पर वाई या वाई के स्थान पर रख सकते हैं। ए और बी की बात हो रही है तो बी के स्थान पर ए या ए के स्थान पर बी। तो चलिए यहाँ पर रखें, हम बी के स्थान पर रखें तो बी के स्थान पर ए रखें तो क्या मिलेगा? ए बराबर ए प्लस वन, ए बराबर ए प्लस वन। बी के यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? ए, तो ए बराबर ए प्लस वन। क्या ये सही है? क्या ये सत्य है? ए बराबर ए प्लस वन की हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बराबर जीरो हो जाएगा। तो क्या वन जीरो के बराबर होता है? जी नहीं होता। इसका मतलब ए प्लस वन के बराबर नहीं है। Therefore, तो लिखेंगे चूंकि a इज नॉट इक्वल टू, पहले हमने b बराबर a रखा और b के स्थान पर a रखने के बाद देखा कि ये वास्तव में बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? काट दिया। तो अगर दोनों बराबर हो जाते यानी a बराबर a प्लस वन हो जाता तो a का संबंध a से हो जाता, लेकिन a बराबर a प्लस वन नहीं है, अर्थात b जब b के स्थान पर हमने a रखा तो ये बात साबित नहीं हुई। तो जब ये बात साबित नहीं हुई इसका मतलब ए का संबंध से नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात सुनाई कि नहीं है? अब फिर से समझिए आराम से। देखिए हमने क्या किया, हमने क्या कहा है कि यदि सतुल्य संबंध में बी के स्थान पर ए रखेंगे और अगर वो बात लागू हो जाती है तो जैसे यहाँ पर ए का संबंध बी से है, बी के स्थान पर हम जब ए लिख दे तो ए का संबंध किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। यदि ये बात लागू हो जाएगी, क्लियर हो गया? यदि ये बात लागू हो जाएगी तो जैसे बी की जगह पर क्या रख रहे हैं? ए रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बी की जगह पर ए हो जाएगा और ए का संबंध किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा। लेकिन जब ये बात लागू ही नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है कि ए का संबंध ए से नहीं है, इसलिए therefore a is not related with a by the relation r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए r सतुल्य संबंध, r सतुल्य संबंध ये हो गया सतुल्य के बारे में। बात मानिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सतुल्य संबंध आ गया। और अगर यही बात साबित हो जाती यानी जो चीज लिखी हुई है वही चीज यहाँ पर मिल जाती, बराबर का चिन्ह मिल जाता, बी के साथ दे रखने पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ वो यहाँ पर मिल जाता, तो हम कहते हैं सतुल्य संबंध है। क्लियर हो गया? और सतुल्य संबंध नहीं हुआ, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? सिमेट्रिक संबंध। क्या मानेंगे? इसमें तो हम मान लेते हैं और वो वैल्यू पुट कर लेते हैं उसी में, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब सममित के बारे में बात आएगी तो हम ये नहीं मानेंगे कि बी के स्थान पर ए रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम मानेंगे कि ए का संबंध किससे है? बी से है। हम क्या मानेंगे कि ए का संबंध किससे है? बी से है। और यदि वो बी का संबंध किससे हो जाएगा? ए से हो जाएगा, तो हम कहेंगे सममित है। ये बात क्लियर नहीं करेगी? तो अब तो मुझे लगता है समझ आ रहा होगा। तो मैंने माना बी ए इज रिलेटेड विद बी, माना ए का संबंध बी से है। तो अगर ए का संबंध बी से है तो ए का संबंध अगर बी से है तो इसका मतलब क्या होगा? आर बराबर ए का बी सच दैट बी बराबर ए प्लस वन, यानी आर इसका मतलब ए का संबंध बी से हुआ है। किस संबंध के द्वारा? संबंध आर के द्वारा। कब? जब बी बराबर किसके होगा? ए प्लस वन के। तो ए का संबंध बी से है किस संबंध के द्वारा? आर के द्वारा। कब? जब बी बराबर किसके है? ए प्लस वन के। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और अब हमको दिखाना क्या है कि बी का समीप के लिए क्या बताया? जाना कहाँ है? ये दिमाग में होना चाहिए। जाना कहाँ है? ये दिमाग में होना चाहिए। तो बी का संबंध ए से लाना है। बी
बी का संबंध ऐसे कब होगा जब ए के स्थान पर बी हो जाए और बी के स्थान पर ए हो जाए, ये बताया गया है। तो बी के स्थान पर ए हो जाएगा तो ए हो गया, और ए के स्थान पर बी हो गया तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यदि ए बराबर बी प्लस 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि b बराबर किसके है, a प्लस 1, b बराबर a प्लस 1 के। तो अब देखिए यहां से लिखेंगे, इंप्लाइज है यहाँ पर कितना दिख रहा है, b प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, b प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक जोड़ दें तो b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात सुनाई नहीं। तो यहां से आपको मिल रहा है कि a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 1। तो क्या मिल रहा है आपको, चाहिए आपको क्या मिलना चाहिए था, a बराबर b प्लस 1, और क्या मिला आपको, a प्लस 2 बराबर b प्लस 1। यानी अगर ये 2 नहीं होता, अब आपको मन में सर आपने 1 क्यों जोड़ा, 1 क्यों जोड़ा, ताकि मैं आपको ये स्पष्ट करना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यदि मैं यहाँ पर जाना चाह रहा था, प्रयास किया मैंने, हमको प्रयास पूरा करना है। यदि हमारा अभीष्ट मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। तो जैसे यहाँ पर b था, a का संबंध b से है, तो b बराबर प्लस 1 हो तो b बराबर प्लस 1 लिख दिया। अब हमको दिख रहा है कि यार अगर एक जोड़ दे तो हमारा कुछ काम बन जाएगा, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने b, यहाँ पर b प्लस 1 था तो इसलिए b में हमने एक जोड़ दिया, और जब इधर एक जोड़ा तो दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा, जी हाँ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, b प्लस 1 आ गया, और यहाँ इधर क्या आ गया, a प्लस 2 आ गया। a प्लस 2 को हमने इधर लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, b प्लस 1। अब हम इसकी चर्चा इससे करते हैं तो देखते क्या है कि दायां पक्ष तो मिल रहा है b प्लस 1, लेकिन बायां पक्ष नहीं मिल रहा है। तो जब दायां पक्ष मिल रहा है और बायां पक्ष नहीं मिलता है, इसका मतलब ये बात, ये इससे ये चीज प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज है कि b इज नॉट रिलेटेड विद, implies that b is not related with a। अगर a is equal to यहाँ पर 2 नहीं होता तो a is equal to b plus 1 मिल जाता, और उस स्थिति में b का संबंध से हो जाता। तो इसलिए एक हमने क्या माना था कि a का संबंध b से है, लेकिन इससे क्या मिला कि b का संबंध a से नहीं है। इसका मतलब है कि r समित संबंध क्लियर हो गया। और यहां पर लिख देंगे आप, जहां ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, ए और बी किसको बिलोंग करते हैं। तो क्या देखा आपने, कॉन्सेप्ट, विचार, सोचना पड़ेगा आपको। जब आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे नहीं लिख पाएंगे, कठिन है थोड़ा सा। तो सोच आपने, मैं बार बार ही कह रहा हूं, शतुल्य में क्या करना है, शतुल्य में आपको b के स्थान पर a रख देना है। अगर वो स्टेटमेंट सत्य साबित होगा शतुल्य होगा, अगर स्टेटमेंट गलत हो गया तो फिर नहीं होगा। संबंध में क्या करना है, हम मानेंगे a का एक संबंध b से है, और उस संबंध का इस्तेमाल करते हुए हम वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। यदि पहुंचने पर वो बात प्राप्त हो जा रही है तो ठीक है, अगर तब तो समय संबंध हो जाएगा, अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो समय संबंध नहीं होगा। क्लियर हो गया। एक सवाल को बताने की मैं इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको बेहतर समझ में आए, तो दिक्कत हो तो बताइए। तो दोनों तरीके समझ में आ रहे हैं। पहला तरीका बहुत आसान था, लेकिन वो हर सवाल में नहीं लग सकता है, जैसे कल वाले सवाल में नहीं लगा, इसलिए मैंने दोनों तरीकों को एक ही सवाल में लेकर के मैं आज आपको बता रहा हूं। फिर भी यदि कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर अब हम लोग सवाल को बेहतर ढंग से लगा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। भरोसा रखिए हमारे तरीकों पर, भरोसा रखिए, किसी किताब को मत देखिए, हमारी बातों को सुनिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। यदि आप किसी चीजों को देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, यानी यहाँ को ध्यान दीजिए, शतुल्य है ना ही समित है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, संकलन के बारे में। ये दूसरा विधि, अभी तक पहली विधि बता रहे थे, अब दूसरी विधि बता रहे हैं जो है, अब हम बात करेंगे संकलन।
संक्रमण के बारे में वही पुरानी बात कि हम मानेंगे कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, और हम दिखाएंगे, हम प्रयास करेंगे ए का संबंध सी से हो जाए। ए का संबंध सी से हो जाएगा तो वो संक्रमक होगा, नहीं होगा तो संक्रमण नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। मान ए का संबंध बी से और बी का संबंध किससे है, सी से। तो जहां ए बी और सी इसको मिलान करते हैं ए, इस समुच्चय की बात होगी। क्लियर हो गया? यानी ए बी सी इसको मिलान करते हैं क्या मतलब, इसका मतलब ए का मान 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, बी का मान भी 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, और सी का मान भी 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। इंप्लाइज दैट ए का संबंध बी से, तो अगर ए का संबंध बी से तो बी बराबर किसको होगा, ए प्लस 1। फिर बी का संबंध सी से है, तो यानी ए की यहां पर हो गया बी और बी की यहां पर हो गया सी। ए की यहां पर क्या हो गया बी और बी की यहां पर क्या हो गया सी, तो बी की यहां पर क्या रखेंगे सी, सी बराबर ए की यहां पर क्या हो गया बी, तो बी प्लस 1। फिर से देखिए ए और बी, ए ये हो गया बी, यहां पर बी था तो यहां पर हो गया बी, बी लिखा बराबर ए प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। यहां पर समझिए, यहां पर अगर आप समझना चाहें तो जहां ए है वहां बी हो गया, और जहां बी है वहां क्या हो गया, सी हो गया। तो जहां ए है वहां बी हो गया, और जहां बी है वहां सी हो गया। तो बी बराबर स्थान पर सी बराबर चिन्ह के स्थान पर बी प्लस हो गया और फिर 1। ये बात हो गई। अब हमको क्या लिखना है कि अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी है, तो हमको जाना कहां है, ए का संबंध सी से। हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जाना कहां है। इसका मतलब हमको दिखाना है कि अब ए का संबंध अगर सी से है, अगर हमको ये दिखाना है, इसका मतलब हमको क्या दिखाना है कि जैसे यहाँ पर ए का संबंध अगर बी से है तो बी बराबर ए प्लस 1, तो इसी प्रकार अगर ए का संबंध सी से है तो हमको क्या दिखाना है, सी बराबर ए प्लस 1। यानी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी हमको क्या दिखाना है, सी बराबर ए प्लस 1। अगर हम सी बराबर ए प्लस 1 दिखा ले जाएंगे तो ये संक्रमक संबंध होगा। यदि सी बराबर ए प्लस 1 होगा तो ए का संबंध सी से होगा, और अगर ए का संबंध सी से हो गया तो ये संक्रमक संबंध हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और हमारे पास हथियार कितने हैं, 2। ये 2 हथियार भी बोल सकते हैं। यानी इन दोनों का इस्तेमाल करके हमको यहाँ पर पहुंचना है। तो पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्या रहेगा यहां से, अगर आप दोनों पक्षों को जोड़ दें, तो क्या मिलेगा यहां से, बाएं पक्ष को जोड़िए, दाएं पक्ष को जोड़िए, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू, बाएं पक्ष जोड़ रहे हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप कैसे जान पाए कि दोनों को जोड़ना ही है? जी हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्यारे बच्चों हमको यहां पर ए और सी के बारे में चर्चा करनी है, यानी बी नहीं आना चाहिए। और बी यहां पर एक इसमें भी बाएं पक्ष में है और इसमें भी दाएं पक्ष में है। तो जब जोड़ देंगे तो एक भी बाएं पक्ष में आएगा और दूसरा भी दाएं पक्ष में आएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ऐसे क्लियर हो गया। दूसरी बात, जोड़ा क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस की बात हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट पास नहीं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो ये बी से भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से क्या मिला, C इज इक्वल टू ए प्लस 1 और 1 कितना होगा, 2। देखा आपने, चाहिए क्या था आपको, C बराबर ए प्लस 1, और मिल क्या गया, C बराबर ए प्लस 2। तो क्या सही है, क्या ए का संबंध C से होगा? जी नहीं। अगर यहाँ पर ए प्लस 1 हो जाता तो क्या हो जाता, संक्रमक संबंध हो जाता, लेकिन C बराबर ए प्लस 2 आ गया। इम्प्लाइज दैट A is not related with C, और A is not related with C by the relation R, therefore it implies that R क्या है, संक्रमक संबंध नहीं है। R संक्रमक संबंध नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतर ढंग से कोशिश किया है समझाने के लिए।
अब आपको समझाओ कि किसी भी सवाल को कितने तरीके से लगा सकते हैं। यहां पर आपने 2 तरीके देख लिया स्पष्ट रूप से। अब आप जब लगाएंगे सवाल को तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, सवाल समझ में आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए, चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है, बड़ा छोटा सा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि आर में कौन सी वास्तविक संख्या कौन सा समुच्चय लिया जा रहा है? वास्तविक संख्या वाला समुच्चय लिया जा रहा है। और उसमें कह रहा है कि आर में आर बराबर ए का मान बी, ए का संबंध बी से कब होगा? जब ए इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? बी। यानी ए का संबंध बी से कब होगा? जब ए इसके बराबर, या तो ए बी के बराबर हो या ए बी से छोटा हो। ठीक, ए का संबंध बी से कब होगा? जब ए बी के बराबर हो या ए बी से छोटा हो, तो ए का संबंध बी से होगा। और जो है अगर ऐसा नहीं है तो ए का संबंध बी से नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध के बारे में किसके बारे में करते हैं? स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो स्वतुल्य संबंध यहां पर हमने क्या बताया? बी के स्थान पर ए रखेंगे और अगर वो बात सत्य साबित होती है तो ठीक है, और अगर सत्य साबित नहीं होती है तो नहीं ठीक। तो हम मानेंगे, वही बात समझ लीजिए, मान ए बिलोंग करता है आर। ये कौन सा आर? ये आर। इसको थोड़ा राउंडेड बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। राउंडेड आर यानी वास्तविक संख्या के समुच्चय को थोड़ा सा राउंडेड बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये बिलोंग करता है राउंडेड आर यानी वास्तविक संख्या, क्योंकि 2 आर कंटिन्यूटी ना हो इसलिए राउंडेड कर देंगे इसको। तो ए बिलोंग करता है आर यानी ए कोई समुच्चय। अब हम बी के स्थान पर क्या रखेंगे? ए रखेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई संख्या ए अपने आप के बराबर तो होती है। कोई भी संख्या वास्तविक है, 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर, 4 4 के बराबर, 5 5 के बराबर, 3/5 3/5 के बराबर, यानी कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप के बराबर तो होती है। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि ए का संबंध बी से कब होगा? या तो ए बी के बराबर हो और या तो ए बी से छोटा हो। चूंकि तो ए से तो छोटा हो नहीं सकता, ए के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यानी ए 1 के बराबर है, तो क्या ए का संबंध ए से होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो बात ये वाली बात आप इसमें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है? जी हाँ, लागू हो रही है। आप कहेंगे कैसे सर? छोटे वाले अक्षर तो दिख रही है। मैंने क्या कहा बेटे? मैंने आपको बताया है कि ए का संबंध बी से कब होगा? या तो ए बी के बराबर हो या ए बी से छोटा हो। यानी बराबर होगा तब भी संबंध होगा और छोटा होगा तब भी संबंध होगा। यहाँ पर बराबर है, ए के बराबर है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या अपने आप के बराबर हो रही है, इसलिए ए का संबंध ए से हो गया। ए का संबंध ए से हो गया। किस संबंध के द्वारा? संबंध आर के द्वारा, जहां फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू राउंडेड आर। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात किसके बारे में करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे सभी संबंध के बारे में। तो इसका मतलब क्या होगा? इसलिए का संबंध ऐसे हो गया सभी अवयव के लिए, इसलिए क्या हो गया? आर स्वतुल्य संबंध है। अब सममित संबंध की बात करेंगे। इसके बारे में, सममित संबंध के बारे में, तो मान ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा होता है क्या?
जैसे अब तो मुझे लगता है समझ आ रहा हो, तो माना ए का संबंध बी से, जहां ए और बी किसको मिलाना है, ए और बी मिलान करते हैं राउंडेड आर को, यानी वास्तविक संख्या के समुच्चय। और अगर ए का संबंध बी से है तो ये वाली बात होगी, अर्थात ए या तो बी से छोटा या बराबर होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी यहां से ए का संबंध बी से है तो ए छोटा या बराबर होगा बी से। इससे आप निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ए बी के बराबर ही होगा, छोटा भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। जबकि यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बराबर होगा, यहां पर निश्चित है कि ए के बराबर, लेकिन यहां पर ए बी से छोटा भी हो सकता है और ए बी के बराबर हो सकता है। अब हमको क्या लाना है कि ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से है और हमको लाना क्या है कि बी का संबंध ए से, ये तो लाना है। तो अगर बी का संबंध ए से, तो यानी जहां ए है इस संबंध में ए के स्थान पर क्या लिख दूं, बी लिख दूं, और जहां बी है वहां क्या लिख दूं, ए लिख दूं। ए के स्थान पर बी लिख दिया, छोटा या बराबर का चिन्ह लगा, छोटा या बराबर लगा दिया, बी के स्थान पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। यानी हमको ये लाना है। तो क्या ए हम यानी इसका इस्तेमाल करते हुए हमको यहां पर पहुंचना है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा, बी छोटा या बराबर है ए, बी छोटा या बराबर है ए के। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर ए छोटा या बराबर है बी के, तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ए बी से छोटा भी हो सकता है। अगर बराबर है तब तो दोनों बातों में बराबर वाले, अगर बराबर वाली बात हो तब तो ठीक है। लेकिन जो ये जो इक्वलिटी का चिन्ह लगा हुआ, असमानता का जो चिन्ह लगा हुआ है, वो ये बता रहा है कि ए बी से छोटा भी हो सकता है, और यदि ए बी से छोटा हो गया तो बी ए से छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि 3 5 से छोटा तो क्या 5 3 से छोटा होगा, जी नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर केवल बराबर वाला चिन्ह होता तब तो समित संबंध हो जाता, लेकिन ये यहां पर ये भी इंक्लूड कर रहा है कि ए बी से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बराबर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटा हो गया, ए बी से छोटा हो गया तो बी ए से छोटा नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब है कि बी, इसका मतलब है कि बी ए से छोटा बराबर तो हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। बराबर यानी अगर केवल बराबर का चिन्ह लगाना होता, केवल ऐसे ही होता तो बात अलग थी, यहां भी बराबर होता वहां भी बराबर होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर बी ए से छोटा नहीं हो सकता। तो जब बी ए से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि बी का संबंध बी से नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आगे कि नहीं आगे? इसलिए बी आर समित संबंध। अब संक्रमण संबंध आप कर लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। आप मानेंगे कि ए का संबंध बी से है तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा बी से। फिर मानेंगे आप बी का संबंध सी से है तो बी छोटा या बराबर हो जाएगा सी से। तो ए छोटा या बराबर है बी के और बी छोटा या बराबर है सी के, इसका मतलब क्या होगा कि ए छोटा या बराबर है इसके, सी के, इसके क्या है, संक्रमक संबंध है। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल को हल करना है। ये आपका होमवर्क है, करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो आपको ये देखना है सवाल को लगाते समय कि कैसे हमें किसी स्थान पर पहुंचना है। जैसे हमने ए, अगर समित संबंध में ए का संबंध बी से लिया तो हम इसी संबंध का इस्तेमाल करके बी का संबंध ए से लाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर गड़बड़ होगी बात। क्लियर हो गया? इसी तरह से संक्रमक संबंध में भी यही चर्चा हम करेंगे। संक्रमक संबंध में भी यही बात होगी। क्लियर हो गया कि ए का संबंध बी से देखेंगे, फिर बी का संबंध सी से देखेंगे। अगर ए का संबंध सी से मिल जा रहा है तो ठीक है, तब संक्रमक होगा, नहीं तो जबरदस्ती हम उस चीज को थोपेंगे नहीं। लॉजिकली होना चाहिए, हर लाइन को, हर शब्द को, हर अक्षर पर, हर चिन्ह पर आपको नजर रखनी है। मुझे लगता है कि मैंने आज आपको यही सिद्ध करना था मेरे ख्याल से इस सवाल में। जी हाँ, कि बताइए कि ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु समित नहीं है, जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आज मैंने केवल 2 ही सवाल बताए हैं, लेकिन दोनों सवालों को, एक सवाल को मैंने 2 तरीके से बता दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है तो बताइएगा। कल मैसेज कर दिए कौन कौन से सवाल आपके फंस रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। फिर मिलते हैं।